नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे महाराष्ट्र में एक चिट्ठी से आए सियासी भूचाल की। दरअसल मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, बहस का विषय बनी हुई है। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का संगीन आरोप लगाया था। सोचिए जरा, मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह अपने ही बॉस यानी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हैं कि गृह मंत्री जी ने 100 करोड़ हर महीने वसूली करने का टारगेट एक इंस्पेक्टर एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को दिया था। इस मुद्दे पर अब सड़क से संसद तक घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच परमबीर सिंह अपने आरोपों पर कायम है। उन्होंने पहले एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी थी जिसमें यह आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह अब मामले की सीबीआई से जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने उगाही यानी वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों की तुरंत जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सबूत मिटाने की आशंका जताते हुए जल्द से जल्द जांच की मांग की गई है। याचिका में परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है अनिल देशमुख अपने घर में मीटिंग करते थे जिसमें सीआईयू के इंस्पेक्टर सचिन वाझे और मुंबई के एसीपी संजय पाटिल भी अपने सीनियरों को बाईपास करके जाते थे। आरोप है कि बैठक के दौरान ही गृह मंत्री देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का लक्ष्य रखा था। आज जो याचिका परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है उसमें यह भी आरोप है कि अनिल देशमुख ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी शामिल थे, यानी पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग भी करवाते थे गृह मंत्री। यानी एक बार फिर से ये 100 करोड़ वसूली के जो आरोप हैं वो महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे हैं। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया है। पवार ने परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वाझे और देशमुख के बीच मुलाकात की बात गलत है। दरअसल परमबीर सिंह ने कहा था कि सचिन वाझे जो उगाही वसूली करते थे वो गृह मंत्री के इशारे पर करते थे और इन दोनों की मीटिंग भी हुई थी। अब पवार साहब कह रहे हैं ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि जिस वक्त मुलाकात की बात कही जा रही है उस वक्त अनिल देशमुख को कोरोना था और वो अस्पताल में भर्ती थे 5 से 15 फरवरी के बीच। पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग ठुकराते हुए कहा परमबीर के लगाए गए आरोप गलत है। जरा सुनिए क्या बोले शरद पवार। होम मिनिस्टर अराउंड द मिड फेब्रुअरी calls Sri Vaze at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular opportunity. पवार साहब यानी खुलकर अपनी पार्टी के नेता अनिल देशमुख के बचाव में आ गए हैं, क्योंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री भी हैं और गृह मंत्री के अंदर ही सारा पुलिस महकमा आता है। शरद पवार के दावों पर बीजेपी ने जवाब दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 15 फरवरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल किया कि अगर अनिल देशमुख क्वारंटीन में थे या हॉस्पिटल में थे तो 15 तारीख को मीडिया को कैसे संबोधित कर रहे थे। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो खुद अनिल देशमुख ने 15 फरवरी को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। अब वही उनको परेशान करने के लिए, हॉन्ट करने के लिए वापस आ गया है। फडणवीस कह रहे हैं अगर देशमुख 15 से 27 फरवरी तक क्वारंटीन में थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख को कैसे कर रहे थे। अब बीजेपी के ताजा आरोपों के बाद अनिल देशमुख सफाई पेश करने आए। उन्होंने कहा 15 फरवरी को वो अस्पताल से घर जा रहे थे। उस वक्त अस्पताल के गेट पर पत्रकार मौजूद थे। उसी दौरान उन्होंने वहीं पर कुर्सी पर बैठकर पत्रकारों के कुछ सवालों के जवाब दे दिए। देशमुख ने दावा किया बीजेपी के जो आरोप हैं वो सारे झूठे हैं। जरा सुनिए क्या बोले अनिल देशमुख। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन सब
इस बीच महाराष्ट्र के मुद्दे पर ये जो गूंज है 100 करोड़ वसूली की, ये संसद में भी सुनाई दी है। दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी सदस्यों ने पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसदों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर दी। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पूनम महाजन ने दावा किया कि एपीआई को 6000 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था। उन्होंने सवाल किया, राज्य में और कितने एपीआई ऐसे हैं, सचिन वाजे जैसे, जो वसूली में लगे हैं। पूनम महाजन ने कहा, महाराष्ट्र में बेमेल गठबंधन की सरकार है। वहीं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा वाजे की बहाली पर सवाल उठाती हैं, पूछती हैं, मुंबई से 100 करोड़ तो पूरे राज्य से कितनी उगाही का टारगेट था? जरा सुनिए। एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। यानी महाराष्ट्र में एक चिट्ठी से उठा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। उद्धव सरकार लगातार घिर रही है और विपक्ष और हमलावर दिन ब दिन हो रहा है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल 100 करोड़ की वसूली पर। क्या बुरी फंस गई उद्धव सरकार? और गृह मंत्री देशमुख को आखिर क्यों बचा रहे हैं शरद पवार? इसी पर बहस करेंगे। आज मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से यहां अनुराग भदौरिया आ गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एमवीए महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन दे रखा है। मेरे साथ एनसीपी से नीलेश भोसले जुड़ गए हैं। एनसीपी सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा है इस समय, क्योंकि अनिल देशमुख साहब एनसीपी से ही ताल्लुक रखते हैं, गृह मंत्री। तहसीन पूनावाला आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। आशुतोष को आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेद भूषण हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। और यहां स्टूडियो में शहजाद पूनावाला भी आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं। देश के सपोर्टर कहते हैं। ओके, फाइन, ऑल राइट। तो सबसे पहले नीलेश भोसले। अरे नीलेश जी, इतना खुल्लम खुल्ला बचाव क्यों कर रहे हैं आप अपने गृह मंत्री का, जब 100 करोड़ की वसूली का आरोप लग रहा है? नीलेश भोसले। देखिए, बात एकदम काज जैसी साफ है। पूरा भाजपा मिलकर यही चाहता है कि गृह मंत्री की कहीं ना कहीं प्रतिमा, इमेज मलाइन करने का काम हो, उनका प्रतिमा खराब हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की सरकार का प्रतिमा खराब हो, और उस माध्यम से कहीं ना कहीं इस राज्य में राष्ट्रपति राजवट लाने का व्यवस्था दिल्ली की सरकार के और मोदी जी की सरकार कर रही है। जब ऐसा सरकार पे और हमारे राज्य पे जुल्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत के साथ में गृह मंत्री जी के साथ खड़ी रहेगी और ऐसे बेबुनियाद आरोपों को, जिसका किसी भी वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे निर्धार आरोप के हम लोग उन वजह से गृह मंत्री के साथ में कोई अन्याय नहीं होने देंगे। निराधार आरोप कह रहे हैं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। बड़ी ताकत के साथ मुकेश अंबानी के घर के बाहर कोई स्कॉर्पियो मिली ही नहीं जिसमें बारूद था। उसके बाद जिसकी वो गाड़ी थी उसका मर्डर हुआ ही नहीं। उसके बाद परमबीर सिंह, मुंबई पुलिस के कमिश्नर, उन्होंने कोई आरोप 100 करोड़ की वसूली का लगाया ही नहीं। आप तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं निराधार आरोप है। गृह मंत्री जिनके अंदर पूरा पुलिस महकमा आता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, गृह मंत्री जी पे यह आरोप नहीं है कि सुमो ये स्कॉर्पियो उन्होंने लगाई अंबानी के घर के नीचे। गृह मंत्री जी पे आरोप किसने किए हैं? गृह मंत्री जी पे आरोप एक बेबुनियाद एक लेटर ने किए, जिसपे सादा सिग्नेचर करना जरूरी नहीं समझा। अगर कोई कमिश्नर ओहदे का अधिकारी
मुख्यमंत्री ओहदे के एक नेता को चिट्ठी लिखता है तो उसकी गोपनीयता या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कंफर्म हो गई नीलेश भोसले। अब तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया परमबीर सिंह ने, रखी नहीं गई। अब ये कल परसों की दलीलें आज मत दीजिए नीलेश भोसले। ये सारे आरोप दोहरा दिए परमबीर सिंह ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट देकर शिकायत करके। आप सुनने की कृपा करेंगे। अगर आप सुनने की कृपा नहीं करेंगे तो हमको बुलाइए मत। मैं जो बोल रहा हूं सुनने की कृपा करें आप। अब बोलिए नीलेश भोसले। हाँ, मैं सुन रहा हूं, बोलिए ना। ईमेल जाता है मुख्यमंत्री के कार्यालय को। हाँ। और वो कार्यालय से ईमेल का लेटर बाहर जाता कैसे? वो लेटर बाहर जाता कैसे? इसमें जिम्मेदार कौन है? कल के दिन यानी 21 तारीख के दिन फडणवीस जी जो पहले मुख्यमंत्री थे और आज विरोधी पक्ष नेता है, वो नेताजी कहते हैं कि रश्मि शुक्ला नाम की कोई अधिकारी थी, उसको भी इसी तरीके से महाविकास आघाड़ी के सरकार ने निकाला गया। वही आधार लेके आज के तारीख में 22 तारीख के दिन 22 मार्च के दिन हमारे परमवीर सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते और सेम टू सेम मैटर लिखते। हम सीधा सवाल पूछना चाहते, फडणवीस साहब ये क्या पूरा ड्राफ्ट करके देते एप्लीकेशन, या फडणवीस जी उनको पूरा वकालत कर रहे? जो फडणवीस जी कह रहे वही सारी चीजें कैसे वहां पे एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट में आती है? इसका मतलब एकदम सीधा और इसका मतलब एकदम साफ है। बीजेपी एक चित्र बनाने का कोशिश कर रही है। बीजेपी परमबीर सिंह जी को ये पूरा माहौल बनाने के लिए कह रही है। और आज तक का इतिहास है पिछले 7 साल का, जो आईपीएस दर्जे का अधिकारी, जो आईएएस दर्जे का अधिकारी जब किसी बीजेपी के विरोध वाली सरकार के खिलाफ गया है तब बीजेपी ने उसको सांसद किया है। ये शायद ये पॉलिटिकल एक बड़ी गेम है और इनको भी सांसद ऑलराइट। सबको जरा स्क्रीन पर लाइए, सबको स्क्रीन पर लाइए। और नीलेश भोसले, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं। आपने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, केंद्र सरकार के हाथों में खेल रहे हैं परमबीर सिंह, जो कि कल तक यानी ये घटना के उनके ट्रांसफर से पहले तक आपके सबसे पसंदीदा अफसर थे। नीलेश भोसले आपके फेवरेट थे, वो ब्लू आइड बॉय थे, सारे इंपॉर्टेंट केस वही हैंडल करते थे, उनके बचाव में आप सबसे भिड़ जाते थे। अचानक वो बीजेपी के हाथों में कैसे खेलने लगे नीलेश भोसले? देखिए, बाहर के राज्यों की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र कम से कम एक कानून पे चलने वाला राज्य है। महाराष्ट्र में अधिकारियों को काम के दर्जे पे उनको जिम्मेदारी देने का काम किया जाता है और जो सबसे सीनियर अधिकारी रहेगा उसको मुंबई पुलिस कमिश्नर का ओहदा दिया जाता है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसा अधिकारी अपना पद जाने के एक दिन पहले ये सारे आरोप करता है। उनको कहीं ना कहीं मालूम पड़ गया था कि बीजेपी ये कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सेना और राष्ट्रवादी की जो सरकार है ये उनको यहां से निकालने वाली है, इसलिए उन्होंने ये बेबुनियाद आरोप करना चालू किए। और ये सब सारी चीजों में मास्टरमाइंड है परमबीर सिंह। ऑलराइट, राजीव जेटली आईपीएस दर्जे का अधिकारी जो पिछले 20-25 सालों से क्रिमिनल लॉ में खेल रहा है, उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। राजीव जेटली, आप मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को अपने कब्जे में कर चुके हैं और आपकी जो साजिश है वो ये है कि आपको पहले गृह मंत्री का इस्तीफा लेना है, उसके बाद किसी तरह आपको ये एमवीए महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तोड़ना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, वहां पर चुनाव करवाने हैं या शिवसेना को अपनी तरफ लाना है। राजीव जेटली, आपने पूरा गेम ऐसे सेट किया है। ये मानक भाई, ऐसा लग रहा है अभी प्रवक्ता जो एनसीपी के उनको ये बोलना चाहता, अभी बोलने का नहीं, हमारा धंधा है, चलने दीजिए उसको। अब बीजेपी जो चाहती है वो ये चाहती है कि सारी बातें उजागर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आईपीएस जब उजागर कर रहा है उस बात को, आपने तो खैर उसके खुद ही डिटेल में बता दिए कितने क्लोज इनके हुआ करते थे। आज उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रोल पर काम कर रहे हैं। अरे भाई, पैसे का लेन देन है, इस बात को कबूल कर लीजिए। पूरी महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देख लिया है कि आपका जो धंधा चल रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों का मिल करके, क्योंकि गठबंधन है, उस गठबंधन में एनसीपी भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है। सब लोगों ने जो बिजनेस खोला हुआ है उस बिजनेस से अब छुपा नहीं जा सकता। सारे देश को पता चल गया कैसे हत्या हुई, किस तरीके से स्कॉर्पियो खड़ी कर गई, कैसे कपड़े बदले गए, कैसे कपड़े खरीदे गए, क्या किया गया उसके साथ, क्या अधिकारी के बारे में बता रहे हैं, अधिकारी मंत्री के बारे में बता रहे हैं, लेन देन का खुलासा हो चुका है। अभी भी आप, ये शर्म इस बात की नहीं है, शर्म इस बात की आनी चाहिए कि आप कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं। अभी भी आप साथ खड़े हैं, आपकी पार्टी साथ खड़ी है, आप बचाव में खड़े हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार और एक तरफ उस बात को उजागर करना। राजीव जेटली, बिल्कुल, मैंने इसीलिए पहला सवाल नीलेश भोसले से यही किया था कि आप क्यों साथ में खड़े। अरे आप भी तो साथ खड़े हैं परमबीर सिंह के, आप क्यों साथ खड़े हैं परमबीर सिंह के? कल तक तो आपके लिए वो सबसे बुरे पुलिस अफसर थे, सबसे बेईमान पुलिस अफसर थे।
आज अचानक आपके इतने प्यारे हो गए कि आप कह रहे हैं नहीं, परमबीर सिंह जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब झूठ है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस इन्वेस्टिगेशन में बात निकल करके आई है कि यहां लेन देन चल रहा है, यहां जिस इन्वेस्टिगेशन में बात निकल के आई है कि सबूत है लेन देन का, सिर्फ आरोपी तो है राजीव जेटली अभी तक। एटीएस ने ट्वीट क्या किया? एटीएस ने ट्वीट किया कि हमने इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। अरे तो बताइए ना क्या सुलझा ली है, क्या हुआ है उसमें? राजीव जेटली एक सेकंड, ओके एक सेकंड, ऑलराइट, ओके एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड। आपका आरोप है महाराष्ट्र एटीएस जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, अपनी गिरफ्तारी अपने लेवल पे करके। क्या लिखा? ओके, मेरा ट्वीट में क्या लिखा? लेकिन जो नीलेश भोसले कह रहे हैं उसका जवाब है क्या आपके पास? अपना ट्रांसफर होने के बाद अगर कोई पुलिस कमिश्नर आरोप लगाए तो उसको गंभीरता से क्यों लिया जाए? उससे पहले क्यों नहीं बोले? अगर इतने महीनों से, इतने सालों से वसूली चल रही थी तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को पता था, चुप क्यों थे? पहले क्यों नहीं आए सुप्रीम कोर्ट? पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? हमने कभी नहीं कहा हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं सबकी मिली भगत है, सब लोग मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, सब लोग इस मिल करके इस काम को कर रहे हैं। तो फिर जो मिलके कर रहा था उसकी बात पर यकीन कैसे किया जाए? उसके परमबीर सिंह की बात पर यकीन कैसे किया जाए? आप बताइए किसकी बात पर यकीन किया जाए? शरद पवार साहब की, या आप ये कहेंगे अनिल देशमुख जी की बात पर यकीन किया जाए, या उद्धव ठाकरे जी की बात पर यकीन किया जाए? अब यही डिसाइड कर ले हमें क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए राजीव जेटली महाराष्ट्र में? समय आ गया है। हम ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार, हत्या, भ्रष्टाचार, लूट, फिरौती, डकैती और हफ्ता वसूली, ये कौन करवा रहा है? ये उजागर होना चाहिए। क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? कितने लोग इसके पक्ष में बोलने वाले? राजीव जेटली, क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए महाराष्ट्र में? आपको लगता है कि अगर एक प्रदेश के अंदर खुलेआम वहां के गृह मंत्री मुख्यमंत्री के आदेश पे या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे ये आदेश दे रहे हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए? अरे ये तो अभी एक ही केस आया है, पता नहीं कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होंगे, बोलिए पता नहीं कितने और अधिकारी होंगे, बोलिए तहसीन पूनावाला, क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? कितनी हफ्ता वसूली चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधी हुई है, गृह मंत्री पता नहीं क्या कह रहे हैं कि सब आरोप झूठे हैं, अचानक उनका फेवरेट पुलिस ऑफिसर उनका दुश्मन बन गया। शरद पवार साहब गृह मंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस चुप है, शिवसेना चुप है। तहसीन पूनावाला, राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगा दिया जाए? बीजेपी की मांग है। जब माननीय गृह मंत्री गुजरात के अमित शाह जी पे आरोप लगे थे डीजी वंजारा द्वारा, क्या उन्होंने रिजाइन किया था? नहीं किया था। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगे थे राफेल पे, हाल में ऑफकोर्स कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी, उस वक्त क्या उन्होंने रिजाइन किया था? नहीं किया था। जब माननीय आदित्यनाथ जी पे राइटिंग के आरोप आज भी लगे और खुद अपने आरोपों को, अपने आप को केसेस वापस ले रहे हैं येदियुरप्पा जी, क्या उन्होंने स्टेप डाउन किया? उनको तो मुख्यमंत्री बनाया गया था। गांधी जी के क्या निर्देश? सर मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। आई विल, इसका खुलासा हुआ है। राजीव एक एक करके, वन बाय वन। हाँ बोलिए तहसीन, बोलिए। सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। बोलिए अपने चांस में बोलता हूँ। बोलिए। आज तो वैसे ही बोलने के लिए कुछ नहीं है। देखिए वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ। राजीव एक सेकंड बोलने तो दीजिए, सुन के तय होगा। कि हम अपने भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। तहसीन, योगी आदित्यनाथ जी पे मर्डर और राइटिंग के आरोप थे। ये आरोप देवेंद्र फडणवीस केसेस, उनको तो प्रमोट किया गया। जब इन लोगों ने रिजाइन किया, जब सुषमा जी, स्वर्गीय सुषमा जी पे ललित मोदी के आरोप लगे, उन्होंने रिजाइन किया। कई आरोप लगे, शिवराज सिंह चौहान पे व्यापम के लगे, उन्होंने रिजाइन किया। तो ये अपेक्षा यहां पर क्यों हो रही? तो मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं, कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिसको जो मुद्दा चलाना है वो प्लीज चलाइए, रेजिग्नेशन नहीं होगा। उस बात को क्लियर करते मैं दूसरी बात कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अब इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मामला अब सब जुडिस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए ये चीज समझना जरूरी है, जो अफसर, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस अफसर की, अपने काडर ट्राइब्यूनल के पास नहीं जाते, जो अफसर बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं जाते, सीधा पहुंचते। ठीक है, आपको ये सोचना होगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि आप लोगों के लिए जज करना है। आप जाते अपने ट्राइब्यूनल में जाते, आप जाते, अगर आपसे नाइंसाफी होती हाई कोर्ट में, आप सीधा जा रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ इस चीज पे, अगर हम कमिश्नर साहब की बात को सच्चा माने एक कमिश्नर साहब की बात को, तो उन्हीं के पत्र में लिखा है कि ये सारी चीजें हुई जनवरी और फरवरी के दौरान।
तो उस वक्त कमिश्नर साहब, जो उस वक्त मुंबई के कमिश्नर थे, उनका ये कर्तव्य बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो एफआईआर रजिस्टर करे माननीय गृह मंत्री के खिलाफ। मान लो एक सेकंड हो सकते, तब उन्होंने क्यों नहीं किया इस चीज को? जब वो खुद उस कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया? वो उद्धव ठाकरे जी के कमिश्नर नहीं है, वो फडणवीस जी के कमिश्नर नहीं है, वो अनिल देशमुख जी के कमिश्नर है, वो भारत के और महाराष्ट्र के और मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। उनका फर्ज था वो एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया उन्होंने? तो ये प्रश्न उठता है। मैं ये बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सस्पेंड होने के बाद उन्होंने किया। जहां तक सवाल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अनिल भाई ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। न्यूज 24 के रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे और वो जानते क्या होगा। वो वीडियो को मैंने तहसीन कितना कन्वीनियंट है ना आपके लिए, तहसीन कितना कन्वीनियंट है ना आपके लिए। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाएंगे भाई डिटेल्स में? मैं एक मिनट, हाँ मैं दे रहा हूं आपको मौका, उसके बाद आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया भी है, आशुतोष भी है, वेदभूषण भी है। तहसीन डिटेल्स में क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इतने संगीन आरोप लगे हैं। अब से पहले पूरे देश में बताइए मुझे कहां ऐसे आरोप लगे हैं कि एक पुलिस कमिश्नर बोले गृह मंत्री ने एक एपीआई को 100 करोड़ का टारगेट दिया था। मैं बोलता हूं, बताइए जरा। फिर से लग पड़ेगा ना, मुझे भी मौका दीजिए, उसके बाद जवाब देने दीजिए कंसोलिडेटेड। जी शहजाद, आपको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। मेरे बोलिए। डीजी वंजारा ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, एक्सटॉर्शन से लेके ये घुमाते रहेंगे। मैं इनके साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ इनकी। सर आई रिक्वेस्ट यू सर, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मुझे अपने सवाल, मुझे मेरे स्पेसिफिक सवाल मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तहसीन सुनिए ना, ये डिबेट तहसीन करेंगे। मैं इनके साथ बड़ा हुआ हूँ, आ रहा हूँ शहजाद से बात। तहसीन एक मिनट, तहसीन एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। नहीं एक मिनट, ये सारे आप गिना चुके ना। नहीं तहसीन एक मिनट, 1 सेकेंड, आप गिना चुके, वो ठीक है, आप गिना चुके, दर्शकों ने सुन लिया, सबने सुन लिया। मैं कह रहा हूँ अरे सुन लिया भाई, आपने सारे गिना दिए, पूरे देश के गिना दिए आप, जहां जहां बीजेपी के इस्तीफे होने चाहिए थे नहीं हुए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, इन आरोपों के बारे में भी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अब तो डिटेल्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि सारी साजिश पुलिस और हेडक्वार्टर्स में रची गई थी। बताइए। बिल्कुल बोलूंगा सर। जब संजीव भट्ट एक आईपीएस ऑफिसर ने नरेंद्र मोदी जी पर रायट के इल्जाम लगाए, उसको जेल में डाल दिया गया और बार बार जब शहजाद, उसके बाद आ रहा हूं मैं, आशुतोष, अनुराग भदौरिया। शहजाद आप बोलिए। सर आपने बुलाया, थैंक यू, मैं निकलता हूँ। नहीं तहसीन एक सेकंड, ना तहसीन नहीं एक सेकंड, एक मिनट तहसीन, एक मिनट तहसीन नहीं प्लीज। मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए, मैं 1 मिनट के बाद खत्म करता हूं। सर मैं जब भी बोलता हूँ झटके जमे हुए यहाँ पे। राजीव एक सेकंड बोले। तहसीन क्या कह रहे हैं? हम सब पूरे समर्थन के साथ। राजीव जेटली 1 सेकंड, राजीव एक सेकंड सुनिए ना, 1 मिनट मैं सुनना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं तहसीन, क्या बोल रहे हैं? सर मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। सर मैं जब भी बात कर रहा हूं और उदाहरण दे रहा हूं, या तो राजीव जी डिस्टर्ब करते हैं या तो शहजाद जी। इसका रीजन ये कि दर्शक ना सुने के पहले क्या हो चुका है, तो मैं अपनी बात दोहराकर आपके सवाल का दोहराना नहीं है ना तहसीन, दोहराना नहीं है। क्यों नहीं सुने? क्योंकि आप दर्शकों को क्यों नहीं सुना रहे? अरे आपने एक बार कह दिया, अब दूसरों को आप दोहरा रहे हैं, उन पर नहीं बोल रहे ना, इसीलिए तो मुझे कहना पड़ा। आरोपों पर बोलिए कि मेरे सवाल के बाद जवाब देने का इनको फिर से मौका मिलेगा ना सर। ठीक है, ऑल राइट, बोलिए शहजाद, बोलिए प्लीज। अभी 40 सेकंड दीजिए, मैंने इनकी सारी लोगों की बातें सुनी है, मैं 40 सेकंड लूंगा और बात रखूंगा। देखिए बंगाल में आप नहीं करते, एक सेकंड, ये गलत है, मानक जी प्लीज कंट्रोल कराइए। ओके, हाँ अब बोलिए। हाँ देखिए, बंगाल में ट्रांसफर माई कमीशन, तो यहाँ पे नेशनलिस्ट कलेक्शन पार्टी और महावसूली अघाड़ी। अब मैं सवाल पूछता हूँ, तहसीन बोलते ये परमबीर सिंह, और ये एनसीपी के लोग बोलते ये परमबीर सिंह तो बीजेपी की कठपुतली है। आपको पता है परमबीर सिंह आज भी डीजीपी लेवल का ऑफिसर है, उसको हटाया या उस पर इंक्वायरी नहीं किया। अनिल देशमुख ने यह भी बोला कि बड़ी चूक हुई है, ये न्यूज 24 पे चला है, बड़ी चूक हुई है इसलिए ट्रांसफर किया गया। अगर बड़ी चूक हुई है तो ट्रांसफर की उस पर केस क्यों नहीं किया आपने? तब तक आपके लिए ठीक थे, अब उसने आरोप लगाए हैं तो अब आपके लिए बहुत गलत हो गए। उसने अपने कायदे के अनुसार उसने उद्धव ठाकरे को बताया, कोई सरकार के मंत्री पर डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती, सैंक्शन की जरूरत होती है सरकार की तरफ से। उसने उद्धव ठाकरे को बताया, ये पत्र में भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के उसके केस में भी उसने डाला है कि मैंने ये बताया था। उद्धव ठाकरे को ही नहीं, उद्धव ठाकरे को ही नहीं, वो बात ठीक है। मैं आपको सच झूठ नहीं हो जाता ना ट्रांसफर के बाद, सच तो सच ही रहेगा। क्यों नहीं बोले? मैं बताता हूं ना आपको, उसका भी कारण बताता हूं, आप सुन तो लीजिए मेरी बात।
तो सच झूठ नहीं हो जाता टाइमिंग की वजह से। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है। अगर ये तीनों लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एच के पाटिल इंचार्ज है, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा होना भी एक उसका आउटकम होना चाहिए, मतलब कांग्रेस भी असहज है। दिग्विजय सिंह के भाई भी बोले शायद, लक्ष्मण सिंह ने भी बोला है। मैं इसके अलावा बताता हूं, शिवसेना बोलती है रूटीन ट्रांसफर है, एनसीपी बोलती है रूटीन नहीं है, ये उनके ऊपर हमने तबादला इसलिए किया क्योंकि गहरी चूक हुई। अगर गहरी चूक हुई तो केस आपने परमवीर पे क्यों नहीं किया। अब मेरी बात सुनिए, शरद पवार को ब्रीफिंग मिल रही थी, शरद पवार ने इस बात को कबूला है कि हाँ मुझे ब्रीफिंग मिल रही थी। किस अधिकार से वो ब्रीफिंग ले रहे थे, वो सवाल का जवाब देंगे। उसके अलावा आज शरद पवार ने क्या बोला, 5 से 15 तक हॉस्पिटल में थे, 16 से 27 होम क्वारंटीन में थे। 15 तारीख को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, पर 18 तारीख की तस्वीर अनिल देशमुख ने दी है, जिसमें कि वो बताते हैं कि मैं और मेरी बीवी ने अपने एक कर्मचारी को श्रद्धांजलि दी, तो उसमें पूरी जनता उसके साथ में खड़ी थी। तो ये कौन सा क्वारंटीन मेंटेन हो रहा था। और परमवीर ने अपने लेटर में लिखा है, कि महीने के अंत में, फरवरी के अंत में ये सचिन वजय की मीटिंग हुई थी। सचिन वजय की मीटिंग तो अंत में हुई थी, तो शरद पवार ने उसका जवाब ही नहीं दिया। इसके अलावा सचिन वजय को इतने केस होने के बावजूद लिया किसने, इसको बताइए कि उसका कैसे उसको रीइंस्टेट किया। जब 2000 परमवीर सिंह, मैं अभी मेरी बात सुनिए, परमवीर सिंह ने रीइंस्टेट किया ना, परमवीर सिंह ने रीइंस्टेट किया तो सीआईयू में उसको तुरंत ले लिया गया। पहले उसको लोकल आर्म्स यूनिट में लिया, फिर सीआईयू में तुरंत ले लिया गया। सीआईयू में लेकर उसको तमाम केस दे दिए गए, चाहे वो टीआरपी स्कैम केस हो। परमवीर सिंह ऑनेस्ट है या नहीं है? अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, परमवीर सिंह अगर ऑनेस्ट नहीं थे तो इतने दिन तक उसको दामाद बनाकर कमिश्नर क्यों बनाया था? ऑनेस्ट है ना? नहीं, अगर ऑनेस्ट बताइए, ऑनेस्ट है या नहीं? सर अगर ऑनेस्ट नहीं होते तो डीजीपी नहीं रखते। कल तक आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे? मैंने कब कहा? मेरा कोई ऑन रिकॉर्ड इतने सारे जो केस थे अभी, जब वो एक लास्ट स्टेटमेंट देखिए, आप मुझे बार-बार देखिए, जितना आपने किसी ऑनेस्ट नहीं थे, अचानक ऑनेस्ट हो गए। आपने, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, अगर आप मुझे बीच में बोलना, बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पहले तो अगर वो डिसऑनेस्ट व्यक्ति है, होमगार्ड जो होता है ना, वो भी डीजीपी लेवल का ऑफिसर होता है, कमिश्नर भी डीजीपी लेवल का है, तो उस पर सरकार ने कार्रवाई न करते हुए ये बता दिया कि वो ऑनेस्ट है, इसीलिए उसके गंभीरता से। और ये जो हंस रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे स्टूडियो में, उनको बोलो कि उनके नेता अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे को बोला बाबरी मस्जिद शहीद करने के नाम पर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो साथ में आ गए क्या? अनुराग भदौरिया बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं आशु आपके पास। बोलिए अनुराग, बोलिए। आप ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर की कि जब जवाब नहीं होता है तो बाबरी मस्जिद पे चले जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, आप सिर्फ जवाब बताइए, महाराष्ट्र की राजनीति नहीं जानते, सिर्फ इतना बताइए, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि जब परमजीत सिंह वहां परमवीर नाम जब सुनते लीजिए, आपके दामाद है आजकल, हम क्या करें? आपको आजकल बीजेपी के बहुत बड़े बात है, अफसोस की बात है, एक डीजीपी रैंक का आईपीएस। अब बोलने तो दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अरे आपके बारे में नहीं बोला, अरे आप आजकल आपके चहीते पत्रकार को जेल में डाला, मैं बोल तो लूं, अब मैं बोल लूं, अच्छा मैं नहीं बीच में बोला, क्योंकि मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब परमवीर वहां पे पोस्टेड थे तो आपने देखा कि जब तक वो पोजीशन में थे उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा, आराम से मतलब मिल बांट के खाते रहे। नहीं, चिट्ठी पड़ी है, उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे को ब्रीफ किया है। अरे बात बोलने दे, मैं नहीं बोला बीच में। मतलब अनुराग, सचिन वाजे को, ट्रांसफर से पहले मिल बांट के खा रहे थे। सचिन वाजे को उन्होंने पोस्ट कराया, पोस्ट कराने के बाद सचिन वाजे को डिफेंड किसने किया? उद्धव ठाकरे ने सस्पेंड किया। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, सचिन वाजे पे जब केस आए, सचिन वाजे पर जब आरोप लगे, चिल्लाना है तो बोलो, मैं आप ज्यादा चिल्ला सकता हूं, मैंने आपको बोलने दिया, इसका मतलब ये नहीं है आप जानते हो कि मैं ज्यादा बोल सकता हूं, टोक सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोला। अच्छा बोलो, धमकी नहीं, अरे आप बोल सकता हूं ना, मैंने आपको बोलने दिया, आप मेरे पे चढ़ गए। नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र। आप तो बोल रहे थे मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, बात बीजेपी की करते हैं। पहले अपना चेहरा तो साफ कर लो। अच्छा मुद्दा ये है कि सचिन वाजे को किसने वहां पे लाके बैठाया? उद्धव ठाकरे ने, परमवीर सिंह ने, और परमवीर सिंह ने उनको स्पेशल पोजीशन दी कि आप सीधा रिपोर्ट मुझे करोगे, बीच में आप उसके कमिश्नर थे उसे भी नहीं कर रहे थे। तो इसके मतलब परमवीर सिंह के अंदर में कहीं ना कहीं सचिन वाजे उनके बड़े आंखों के तारे थे। आज सुन, परमवीर तो अब ये भी कह रहे हैं कि सचिन वजह सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट, मैं ये भी अब तो देखो जब पोजीशन चली जाती, सुनो मेरी बात, अरे बात तो सुनने दो, मैं बोलने दो, मुझे बात ही नहीं पूरी। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी पे भी आरोप लगा सकता है, लेकिन जब तक उसकी पूरी इंक्वायरी ना हो जाए, पता ना चल जाए कि व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए बोल रहा है। इसके पहले तो कई बीजेपी के लोगों पे आरोप लग चुके हैं, लेकिन सुनो, लेकिन उन्होंने आरोप लगाए हैं, यही परमवीर सिंह
को आपने पोस्ट कर रखा था जब यहाँ पे आपके बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, तब वो वहां थाने कमिश्नर थे। तो इसके मतलब तब तो बहुत, माने आपके साथ भी तो मिले हुए थे, तो आप क्या कर रहे थे तब? आप उसको मिलवाट के खा रहे थे क्या उनके साथ? इसके मतलब अच्छा, अभी वो ऑनेस्ट है या नहीं है? अभी वो ऑनेस्ट है या नहीं है? मुझे लगता है एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे रहते हुए अगर आरोप नहीं लगा रहा है तो आदमी ऑनेस्ट नहीं है। उसको अपनी ड्यूटी पे रखते हुए बोलना चाहिए था कि गलत हो रहा है। नहीं, जब पोजीशन पे थे तो उनको बोलना चाहिए था कि सचिन वाजे गलत हो रहा है, बड़ा अजीब है, सवाल उठाना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। उन्होंने सही वक्त पे सवाल नहीं उठाया। एक सवाल आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उन्होंने रीइंस्टेट किया कमिश्नर ने। जब इन पे आरोप लगने लगे मनसुख हिरेन की मौत के, फडणवीस जी असेंबली में बोले, तब उद्धव ठाकरे ने क्यों बोला कि ये ओसामा बिन लादेन नहीं के सस्पेंड करेंगे? तब सचिन वाजे को बचाया किसने, ये बताओ? परमवीर, ये बताओ किसने बचाया? और क्या? देखिए भाई साहब, उद्धव ठाकरे ने बोला नहीं, पुलिस कमिश्नर क्या होता है इनको पता नहीं है, ये पूरी डिटेल लेकर रहता है। उत्तर प्रदेश में इनको नहीं पता महाराष्ट्र के बारे में। अच्छा, सरकार ईमानदारी से, अरे महाराष्ट्र के बारे में अनुराग अच्छा पता है, आप बचा क्यों रहे? यही सवाल आशुतोष से भी पूछने वाला हूं। आज तक तो आप गाली दे रहे थे, कभी नहीं हो बहुत करप्ट है, ये वो है। आज आपकी मतलब की बात आने लगी, सरकार नहीं बहुत अच्छे हो गए। ये 3 पहिए हिंदुस्तान की बात नहीं करते। अच्छा, बीजेपी निर्माण की बात करते हैं। समस्या छोड़िए, महाराष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी निर्माण की बात कर रहे हैं। ये समस्या है देश की वसूली की बात। मैं कह रहा हूं अनुराग, बड़ी तस्वीर। ओके, आप तो यूपी की, आपकी ज्यादा स्ट्रांग पार्टी है ना वहां पे। यूपी में भी करोड़ों लोग देख रहे होंगे अनुराग, और जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां सब लोग देख रहे हैं अनुराग। आपने एमवीए सरकार को समर्थन दे रखा है महाराष्ट्र में। पूछ लो अब। मैं ये पूछ रहा हूं अनुराग, इस समय क्या सरकार के अंदर आपको वाकई लगता है कि सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? देखिए, मैं आपको जब 100 करोड़ की वसूली के आरोप, हर महीने 100 करोड़ की वसूली के आरोप एक डिपार्टमेंट, एक शहर के पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पे लगाता है, वहां सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन मिल रहा है, बारूद मिल रहा है, फिर जिसकी गाड़ी है उसकी हत्या हो जाती है। फिर अब डिटेल्स जो आ रही हैं उससे पता लगता है कि कैसे बहुत सारे पुलिस वाले इसमें शामिल थे। में आपने नाम लिया तो बता दूं, उत्तर प्रदेश में वैभव कृष्णा एक अधिकारी है जिसने आईपीएस ने बोला था कि पैसा लेके यहां पोस्टिंग होती है। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश में सारे आईपीएस अधिकारी आज के डेट में पैसे लेके पोस्टिंग हो रही है। उन्होंने तो रेट लिस्ट भी जारी की थी उस आईपीएस अधिकारी ने जो सस्पेंड हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी डबल गेम करती है। एक तरफ जब इनकी पोल खुलती है तो चुप मार के बैठ जाते हैं। उसने बोला था कि योगी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। आशुतोष, देश के अंदर में जहां भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है या करना चाहती है, आशुतोष करप्शन करवाती है। मुझे पता है आशुतोष, आप भी एंजॉय कर रहे थे। आशुतोष गलत बोल रहे थे क्या? आप तो ये क्यों नहीं बोले? वैभव कृष्णा सही बोल रहे थे, इसके मतलब ये सही करेंगे वैभव कृष्णा सही बोल रहा था। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने कम से कम जो आईपीएस अधिकारी बोलता है वो सच बोलता है। इन्होंने बोल दिया जो आईपीएस अधिकारी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो वैभव कृष्णा भी सही बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर पैसे से ट्रांसफर हो रहा है, तो बचा लो उत्तर प्रदेश को। आप सच कह रहे हो, जो आईपीएस कहता है सही कहता है, मैं तो आपके सच के साथ खड़ा हूं। अब एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी सुन लो, रुक जाओ, रुको ना एक मिनट। अरे आशु बोल, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे आपकी तरफ एक सेकंड, मैं इनके सच के साथ खड़ा हो गया। एक आईपीएस अधिकारी जो बोलता है वो सच बोलता है, वैभव कृष्णा भी सच बोलता है। ओके आशुतोष, मुझे पता है आपने भी बहुत एंजॉय किया पूरा डिबेट। मैं भी एंजॉय कर रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे लगातार। आपके मन में क्या आ रहा था आशुतोष? क्या आज सारे के सारे पक्ष फंसे हुए हैं क्या, या सिर्फ एमवीए की सरकार फंसी है? नहीं, देखो मानक, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यह पॉलिटिकल मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा है कि एक कार खड़ी होती है और उसके बाद पुलिस कमिश्नर का जो है वो मंत्री के ऊपर आरोप लगा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि पूरी की पूरी दाल काली है। इसमें ना तो परमवीर सिंह को आप क्लीन चिट दे सकते हो, ना देशमुख को क्लीन चिट दे सकते हो, ना शरद पवार को क्लीन चिट दे सकते हो, ना उद्धव ठाकरे को क्लीन चिट दे सकते हो, किसी को नहीं दे सकते हो। जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सचिन वाजे नाम का एक एपीआई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। आप यूपी के अंदर देख लिए, दूसरी जगह देख लिए, एक सब इंस्पेक्टर क्या होता, कुछ भी नहीं। ये सब इंस्पेक्टर इतना पावरफुल होता है कि अचानक वो रीइंस्टेट हो जाता है। रीइंस्टेट होने के बाद सारे पावरफुल केसेस उसके पास चले जाते हैं, सीधे वो पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। तो कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है ना, ऐसे तो नहीं है सब कुछ। और आज मैं जब देख रहा था कि शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अनिल देशमुख जो है वो तो हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो शरद पवार को मैंने पहली बार इतना एम्बैरेस्ड देखा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। और शरद पवार को भी यह लग रहा था कि मैं कहां फंस गया हूं। शरद पवार का स्टेचर वो है, आज की तारीख में देश के 2-3 बड़े नेताओं में उनका नाम आता है। तो अब ये एक एपीआई से मामला शुरू होकर अगर शरद पवार तक पहुंचा है, इसका मतलब साफ है कि ना तो मैं परमवीर सिंह को क्लीन चिट दे रहा हूं,
ना ही मैं उद्धव ठाकरे को, ना शरद पवार के, ना कुछ को। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए अच्छी तरीके से। और दूसरी बात आप देखिए कि सारे मामले की जांच एटीएस करती है और सारे आंकड़े, सारे एविडेंस वो फडणवीस के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस के पास पहुंचे, उसके पास फडणवीस के पास, उनके पास सीडीआर भी आ जाती है, उनके पास सब कुछ आ जाता है और वो सारी चीज करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जितना साफ ये मामला दिखाई पड़ रहा है उतना साफ है नहीं। जहां तक वसूली की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वसूली मुंबई के अंदर नहीं, ये पूरे देश के अंदर होती है। थानों की बिक्री होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं। तो कोई अगर एक ये सरकार का खाली महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था, मुंबई के अंदर चल रहा था, यूपी के अंदर नहीं चलता, या असम के अंदर नहीं चल रहा है, या फिर राजस्थान के कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं चल रहा, ये झूठ और असत्य मिथ्या है। ये मानक आप भी जानते हो और आपके पैनल बैठे हुए सारे लोग भी जानते हैं। अब इसकी इंडिपेंडेंट जांच कैसे होगी? मुझे तो नहीं मालूम इसकी कोई इंडिपेंडेंट जांच होगी। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो कार खड़ी होने के पीछे मोटिव क्या था। हर क्राइम में एक बात स्पष्ट होती है, मोटिव, लेकिन कोई मोटिव के बारे में बात ही नहीं कर रहा। हो सकता है क्या? यही तो सवाल है। आशुतोष जी की सारी बातों को अग्री कर रहा हूं। आज सवाल यही है कि क्या हफ्ता मंत्री के रहते हुए हो सकता है? कैसे होगा जब उत्तर प्रदेश में इन्होंने आईपीएस की बात को सच माना है, बढ़िया बात, आईपीएस की बात को सच माना है तो वैभव किशन की बात को भी सच मानिए। डबल रूल नहीं चलेगा कि वहां परमवीर बोलेंगे सच होगा या वैभव किशन इसके लिए मैं बधाई देता हूं और पब्लिकली बधाई देता हूं कि आप सही कह रहे हो कि जो आईपीएस कहता है वो सही कहता है। वैभव किशन सचिन आपको बधाई दे रहा हूं, आपको बधाई दे रहा हूं कि जो आईपीएस बैठ जाओ। सचिन वजह बधाई के पात्र है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ओके वेदभूषण, अच्छा वेदभूषण जी, पहले ये बता दूं कि मैं आखिर में आपके पास क्यों आ रहा हूं। दरअसल आज पुलिस का दिन नहीं है, मान लीजिए पिछले 3-4-5 दिन से पुलिस का दिन नहीं है। जब था तब हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया था, आज नहीं है, इसीलिए वेदभूषण जी आखिर में आ रहा। क्या वाकई ऐसा होता है वेदभूषण जी? क्या वसूली डायरेक्टली होम मिनिस्टर भी करवा सकते हैं क्या? माननीय जी, आशुतोष की बात से मैं 100% एग्री करता हूं। आपको बताता हूं, रंजीत शर्मा जब अरेस्ट हुए थे, बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर अरेस्ट हुए थे तेलगी घोटाले के अंदर, तेलगी का जब नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया था तो उन्होंने बड़ी प्रमुखता सवार का बार नाम लिया गया था। उसके अलावा छगन भुजबल और समीर भुजबल का भी नाम आया था। अजीत पवार पर 11,000 करोड़ रुपए के घोटाला लगा था। आपको याद होगा शिवानी भटनागर मर्डर केस में आर.के. शर्मा को एस्केप बोट बनाया गया, एक आईपीएस ऑफिसर को जेल डाल दिया गया था, जिसमें कि प्रमोद महाजन का नाम भी जुड़ा हुआ था। ये जो बॉम्बे पुलिस है, इसका जो नेक्सस है अंडरवर्ल्ड के साथ में, पैसे के साथ जो कनेक्शन है, मैं आशुतोष की बात को बिल्कुल एग्री करता हूं, ऐसा होता है। क्योंकि ये बात अब छिपी नहीं रही है, क्योंकि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं, ये एक्सटॉर्शन स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरह से बॉम्बे के अंदर दया नायक के ऊपर अब तक 56 पिक्चर बनी, प्रदीप शर्मा अरेस्ट हुए, वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इस तरह के क्लाउड्स के अंदर आए। अभी जिन बाजे का नाम लिया जा रहा है 58 दिन जेल में रहे और वो शिवसेना के 11 साल तक स्पोक्स पर्सन रहे। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि वो जब नौकरी में बहाल किए जाए तो उनकी श्रद्धाएं दूसरी पार्टी के प्रति होंगी? तो कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उनकी सर्विसेज शिवसेना के लिए थी, जो अब डायरेक्ट इनडायरेक्टली बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। हिरेन मनसुख केस की जांच पूरी हो चुकी है लगभग, उसमें 2 पुलिस वाले अरेस्ट हुए हैं, जो कि डिसमिस पुलिस वाले हैं, जो कलंकित पुलिस वाले हैं। तो ऐसी जो गंदी मछलियां हैं वो जल्दी जेल चली जाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि यदि सारे मामले की जांच अभी भी स्टेट गवर्नमेंट करती है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसके लिए बाकायदा या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें करप्शन के एलिगेशन है, एनआईए ऑलरेडी जांच कर रही है एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत। तो इस टाइम सीबीआई के द्वारा या और कोई जुडिशियल प्रोब इसके अंदर होना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान की जनता जो पुलिस के ऊपर दाग लगा है वो क्लियर हो सके, पता लगे सच्चाई क्या थी। नीलेश भोसले 2 सवाल छोटे जवाब चाहूंगा। एक, ऐसा क्यों है अब जब इतने सारे सवाल, इतने सारे आरोप खुद गृह मंत्री पर लग गए, पुलिस कमिश्नर पर लग गए, क्योंकि उन पर भी आरोप लग रहे हैं ना, घूम कर आ रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि आप उसी पुलिस से जांच करवाना चाह रहे हैं जो घेरे में है? क्यों नहीं सीबीआई को खुद सौंप दीजिए या एनआईए को सौंप दीजिए, पूरा मामला सौंप दीजिए, क्या दिक्कत है? कोर्ट मॉनिटर्ड। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस पे हमको पूरा भरोसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश की पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई चल रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है नीलेश भोसले, बोलिए। हेलो,
हेलो, देखिए महाराष्ट्र की पुलिस पे हमको पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र की पुलिस का नाम स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद में मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस का नाम बड़े आदर और अदब से लिया जाता है। महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस ने आज तक जो इन्वेस्टिगेशन किए उनमें कई बड़ी केसेस है जिसको उन्होंने बखूबी अच्छे से निभाए अपना काम निभाया। पुलिस कमिश्नर वो कटघरे में, गृह मंत्री वो कटघरे में, एपीआई वो कटघरे में, उनके साथ एक और कांस्टेबल जो कन्विक्टेड उसका नाम आ गया। वहां के हेडक्वार्टर में साजिश रची जा रही है। उसके बाद अच्छा एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है, क्या आपको अकेला छोड़ दिया क्या शिवसेना और कांग्रेस ने? नीलेश भोसले इसी डिबेट में देख लीजिए, ना कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है ना शिवसेना के स्पोक्स पर्सन, क्या आपको अकेला छोड़ दिया क्या? हेलो, नीलेश भोसले क्या आपको अकेला छोड़ दिया क्या कांग्रेस और शिवसेना ने? सिर्फ एनसीपी आ रही है डिबेट्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए राष्ट्रवादी अकेली आ रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे राज्य की जनता, पूरे राज्य का हर इंसान और पूरे राज्य का पुलिस बड़ी ताकत के साथ में, गृह मंत्री के साथ में और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ में बैसाखी के साथ आज डिबेट में देख लो, एक समाजवादी जिनका कोई स्टेक नहीं और दूसरे वो किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को। आज वक्त की नजाकत है, मुझे शो यहीं बंद करना पड़ेगा। मुझे पता है ये डिबेट तहसीन और राजीव जेटली और बोलना चाहते हैं, अभी ये 1.5-2 घंटा और चल सकता था। बहुत मजा आ रहा था डिबेट में, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि बहुत सारे पक्षों ने अचानक अपना स्टैंड बदल लिया कुछ ही दिनों में। इसीलिए जो आशुतोष और वेदभूषण कह रहे थे उसके बारे में सोचिएगा जरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई में होता है पूरे देश में है, लेकिन शायद मुंबई में इस बार ऐसा हुआ है जो पूरे देश की नजरें इस समय मुंबई पुलिस पर और महाराष्ट्र पर आकर टिक गई हैं। अब पता नहीं, जैसे शहजाद कह रहे थे, मुझे नहीं लगता ऐसे में कैसे जांच हो पाएगी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। शायद कोर्ट मॉनिटर करे तभी हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका, बहुत शुक्रिया। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। News 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।